है और बहुत महत्व भी होता है, क्योंकि जितना आपको एक्सपीरियंस आएगा ना उतना आप मतलब अच्छे होते चले जाएंगे अपने सब्जेक्ट में भी, और स्टूडेंट्स की मेंटालिटी, स्टूडेंट का साइकोलॉजी, हर चीज को आप अच्छे से समझने लग जाते हैं। तो टीचिंग में गाइज हम कह सकते हैं मोटे तौर पे कि आपका जो एक गैप है स्टूडेंट और टीचर के बीच में, जो एक गैप है, उस गैप को फील करना, मुझे जो आता है वो आपको नहीं आता, तो ये जो गैप है मेरे और आपके बीच में, इसको फील करने की जो प्रक्रिया है, इसी को हम कहते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, है ना। हम लोग कई तरह की ट्रेनिंग भी करते हैं, बहुत सारे कोर्सेज करते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, या मान लीजिए बैचलर्स करते हो, जो भी करते हो वो क्यों करते हो आप, क्योंकि आपको लगता है कि यार ये भी मुझे आना चाहिए, इसके बारे में भी चलो कुछ नॉलेज ले लेते हैं, और साथ के साथ डिग्री भी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नॉलेज भी मिल जाए, डिग्री भी मिल जाए, उसके बेस पे आगे जॉब भी हो जाए तो अति उत्तम। तो ऐसे में टीचिंग जो है आपको कहीं ना कहीं क्या करता है, कॉम्पिटेंट बनाता है, आपको कैपेबल बनाता है, आपको सक्षम बनाता है ना। आपको क्या बनाता है, सक्षम बनाता है विभिन्न कार्यों में, और नॉलेज गेन भी आप कर पाते हो, आप एनलाइटन हो पाते हो, आपका जो है नॉलेज का एक लेवल जो है वो इनहेंस होता है। इसके बाद गाइस अगर हम टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि भाई शिक्षण के क्या गुण हैं, अगर टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि भाई शिक्षण क्या है, वो तो आपको पता लग गया कि स्टूडेंट और टीचर के बीच का इंटरेक्शन, है ना, ये एक सोशल प्रोसेस है, एक सामाजिक क्रिया भी है, जहाँ पे स्टूडेंट और टीचर आपस में इंटरेक्ट करता है, क्वेश्चन आंसर करता है, टीचर लेक्चर देते हैं, स्टूडेंट क्वेश्चन आंसर करता है, फीडबैक देता है, रिस्पॉन्स देता है ना, दोनों के बीच बहुत अच्छा एक म्यूचुअल रिलेशन डेवलप होता है, उसी को टीचिंग कहते हैं। यानी सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को हम शिक्षण कहते हैं। इसके अगर विशेषताओं के बारे में बात करें गाइस, तो आप सभी को पता है कि टीचिंग में आदान प्रदान चलता है, गिव एंड टेक, मुझे जो आता है मैंने आपको बता दिया, आपको जो आता है आपने मुझे, मतलब आपस में डिस्कशन होता है। क्लासरूम टीचिंग में क्या होता है, हम में से जिनको भी जो चीज आता है हम आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, शेयरिंग इज केयरिंग, शेयर एंड केयर। तो आप अपने नॉलेज को शेयर करोगे तो और लोगों को पता लगेगा, मुझे कुछ आता है मैंने आपको बताया, ये टीचिंग में चलता है, टीचर स्टूडेंट के बीच। इसके साथ साथ गाइज ये एक बिजनेस एक्टिविटी भी है, क्योंकि टीचिंग की आप पढ़ाई कर रहे हो इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि एक अच्छा स्कोप है, करियर है, आगे चल के आपको अच्छा जॉब मिल जाएगा तो आपकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी हो जाएगी, ये भी एक पक्ष है ना टीचिंग का। अगर टीचिंग में आपको पैसा ना मिले, आपको अच्छी सैलरी ना मिले तो कौन आना चाहेगा, है ना। ये एक सामाजिक प्रक्रिया होने के साथ साथ एक व्यावसायिक प्रक्रिया भी है, व्यावसायिक क्रिया है, ये एक बिजनेस एक्टिविटी भी है, एक प्रोफेशनल एक्टिविटी भी है, जहाँ पे आप टीचिंग का कोर्स करते हो या पीएचडी करते हो, नेट करते हो, बीएड करते हो, आप उसके पीछे एक ऑब्जेक्टिव ये है बड़ा कि भाई मेरा करियर कल को अच्छा हो, मेरा फाइनेंशियल जो इशू है वो भी रिजॉल्व हो जाए, इसमें अच्छा ग्रेड पे है ना तमाम। तो ये एक बिजनेस एक्टिविटी भी हम कह सकते हैं, साथ के साथ है। इसके साथ साथ गाइस स्टूडेंट और बीच में टीचर के बीच में एक अच्छा इंटरेक्शन होना, इसके साथ ही हम कह सकते हैं गाइस कि टीचिंग एक आर्ट है और साइंस दोनों है, क्योंकि गाइस टीचिंग में ना, टीचिंग, कई लोग कहते हैं यार कि टीचिंग में क्या है, कोई भी करा सकता है, बट गाइस वास्तविकता ये है कि सब लोग शिक्षक नहीं हो सकते, शिक्षक होना बड़ा कठिन कार्य है। शिक्षक होने के लिए आपको बहुत पेशेंस चाहिए, आपको बहुत मैच्योर होना पड़ेगा, अपने सब्जेक्ट पे बहुत कमांड होना पड़ेगा, और साथ के साथ आप में ऑरेटरी स्किल भी हो, आप में लीडरशिप क्वालिटी हो, आप में मैनेजरियल स्किल हो, आप में साइकोलॉजी का नॉलेज हो, तब जाके आप टीचर हो पाएंगे। अगर मान लीजिए कि आप टीचर हैं और आप बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हैं, बात बात पे गुस्सा होना या इरिटेट होना, चिढ़ना, तो क्लास आप मैनेज कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। अगर आपको साइकोलॉजी का नॉलेज नहीं है तो आप क्लास मैनेज कर पाएंगे क्या। अगर आप में मैनेजरियल स्किल नहीं है तो क्लास को मैनेज कर पाएंगे क्या, है ना। तो ऐसी कई सारी चीजें, आपको आपके सब्जेक्ट पे बहुत अच्छा कमांड नहीं है तो आप क्लास करा पाएंगे क्या। तो ऐसे में टीचिंग जो है गाइस ये एक आर्ट है कि भाई इसको सीखना पड़ता है, ये एक आर्ट है, जैसे डांस है ना, कई सारी चीजें होती हैं। तो इसी प्रकार से जो टीचिंग है ये क्या होता है, मेरी आवाज आ रही है गाइस, एम आई ऑडिबल। जी यस सर। सर। यस सर। हाँ, तो मैं ये कह रहा था यस सर, गाइस कि, अभी आ रही है। हाँ हाँ ठीक, तो मैं ये कह रहा था गाइस कि टीचिंग एक आर्ट है, जैसे हम लोग डांस आर्ट है या कई तरह के स्किल हम लोग सीखते हैं, टीचिंग भी सीखना पड़ेगा, एक लर्नड प्रोसेस है, एक लर्नड एबिलिटी है, जो आप सीखते हो, कोर्स करते हो, ट्रेनिंग करते हो, तब जाकर के आपको टीचर बनाया जाता है। टीचर बनने के लिए देखते हो आजकल कितना सारा ट्रेनिंग हो गया, बीएड, अगर आप स्कूल में जाइएगा तो बीएड करोगे, डीएलएड करोगे, उसके बाद भी कई तरह के सर्टिफिकेट कोर्सेज करोगे, तब एंट्रेंस एग्जाम दोगे, बहुत तरह की चीजें, तब जाके आप बनते हो। इसके साथ साथ ये साइंस भी है, क्योंकि टीचर को हमेशा साइंटिफिक होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, क्योंकि आपको जो भी चीज पढ़ाया जाएगा
आप जो भी चीज़ मान लो पढ़ रहे हो तो या पढ़ा रहे हो तो उसके पीछे का साइंस आपको पता होगा, तभी ना आप अपने स्टूडेंट को सैटिस्फाई कर पाएँगे। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे, मैं आपको आंसर ही नहीं बता पाऊँगा, तो आप कहाँ से सैटिस्फाई होंगे? मेरे से नहीं हो पाएँगे। तो टीचिंग में गाइस साइंस का भी बड़ा प्रयोग है, इसके साथ-साथ ये वेल प्लान्ड होता है। टीचिंग के लिए क्या है कि आपको बिल्कुल, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास प्रॉपर नोट्स हैं सभी यूनिट्स के। अभी आप मेरे को बोलोगे कि सर मुझे पर्यावरण पढ़ाइए, तो उसका भी नोट्स मेरे पास है। आप बोलोगे सर मुझे डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ाओ, तो उसका भी नोट्स मेरे पास है, मैं आपको साथ के साथ पढ़ा सकता हूँ। तो टीचिंग में गाइस आपको लेक्चर प्लान बनाना, नोट्स बनाना, है ना, स्लाइड्स बनाना, ये भी आना चाहिए, ताकि गाइस आप मतलब कि अपने स्टूडेंट्स को सेटिस्फाई कर सको, उनको वो दे सको जो उनको चाहिए। ठीक है? इसके साथ-साथ गाइस ये कॉम्प्लेक्स सोशल प्रोसेस है, एक ऑर्गेनाइज़ सिस्टम है ना? यहाँ पे शिक्षकों को बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, तब जा कर के बच्चों का रिज़ल्ट आता है, ठीक है? और हमेशा हम कह सकते हैं गाइस कि शिक्षण में क्या होता है ना कि टीचर को जो है ना प्रोग्रेसिव माइंडसेट का होना चाहिए, प्रोग्रेसिव। आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए? प्रोग्रेसिव, कि आपका हमेशा ध्यान ये रखिए कि भई बच्चों का भला हो। आपको क्या ध्यान रखना है कि आप अगर आपसे कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है तो उसका हर दिन कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। हर दिन वो एक स्टेप आगे बढ़े, उसको नॉलेज हो, है ना? उसका कमांड हो सब्जेक्ट पे, और अंतोगत्वा उसका मान लीजिए कि करियर भी सेट हो, अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो, हर तरह से मैच्योर हो, कॉन्फिडेंट हो। तो प्रोग्रेसिव होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, इंस्ट्रक्शनल होना चाहिए, क्योंकि टीचर्स क्या होते हैं, थोड़े इंस्ट्रक्टिव होते हैं। डूज़ एंड डोंट्स हमेशा बताते हैं ना, ये गलत है, ये सही है। तो ऐसे में टीचिंग इंस्ट्रक्शनल भी है, क्योंकि हमें ये डूज़ एंड डोंट्स भी बताता है कि आपको क्या करना है। एथिकल और एथिक्स और अनएथिक्स के बीच भी बताता है कि भाई क्या सही, क्या गलत, ठीक है? तो ये सारे हम कह सकते हैं गाइस कि टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी अगर आप टीचिंग करते हो तो ये गुण आप में होना चाहिए कि आप डेमोक्रेटिक हो, आप प्रोग्रेसिव हो, आप इंस्ट्रक्शनल हो, है ना? आप वेल प्लान्ड हो, आप वेल मैनर्ड हो, ठीक है? नॉलेजेबल हो, स्किल्ड हो। तो ये सारी चीजें आप पे होनी चाहिए इफ यू वांट टू बी अ टीचर। अब बात करते हैं गाइस कि टीचिंग तो पता लग गया भाई क्या है, बट इसमें जब हम टीचिंग करते हैं तो कई तरह की समस्याएं भी हमारा सामना, मतलब हमारा पीछा करती हैं। कई तरह के प्रॉब्लम्स हैं विच वी नीड टू फेस। जैसे अगर हम बात करें कि शिक्षण विधि, अभी क्या है कि क्लास में देखो हर तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, इंडिविजुअल वेरिएशंस होता है। मैंने कहा ना कि हम सभी एक दूसरे तीसरे से अलग हैं। हम सभी क्या हैं, एक दूसरे से अलग हैं। हमारा मतलब टेम्परामेंट अलग है, माइंडसेट अलग है, परसेप्शन अलग है, थॉट प्रोसेस अलग है, इंटेलेक्चुअल का इंटेलेक्ट लेवल अलग है ना? तो डिफरेंसेस हैं, वेरिएशंस हैं। ऐसे में गाइस सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्लास के अंदर क्या आता है कि कौन से मेथड को हम लोग अप्रोच करें। ऐसा कौन सा मेथड है जिसको यूज करके हम टीचिंग कराएं ताकि सभी को समझ में आए। क्योंकि आज के टाइम पे गाइस टीचिंग का मेन पर्पस यही होता है कि क्लास में स्टूडेंट को समझ में आ जाए, चाहे वो स्टूडेंट कितना भी कमजोर हो, है ना? पढ़ाई में उसको फिर भी उसको समझ में आए। आप ऐसा मतलब अपना कंटेंट बनाओ कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो कि उसको ना समझ में आए या उसका इंटरेस्ट ना जगे। तो ये एक चैलेंजिंग टास्क होता है कि कौन सा टीचिंग मेथड हम अडॉप्ट करें कि भाई क्लास इंटरेस्टिंग हो, फनी हो, एंटरटेनिंग हो, है ना, इंसाइटफुल हो, सभी को समझ में आए। इसके साथ ही साथ गाइस शिक्षण और वास्तविक जीवन की समस्या, कई सारे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं, उसको भी डील करना होता है। जो टीचर्स हैं उनके भी तो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है ना, टीचर की भी तो फैमिली है, उसके भी अपने रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं। तो ये ध्यान रखना होता है कि वो स्टूडेंट या क्लासरूम में वो पता ना लगे। तो क्लासरूम का माहौल क्योंकि डिस्टर्ब होता है, तो ये भी थोड़ा टीचर के साथ चैलेंजेस होते हैं कि वो अपने प्रॉब्लम्स को बहुत मतलब चेहरे पे दिखने ना दें, उसका एक इम्पैक्ट क्लासरूम में ना आए, है ना? इसके साथ साथ गाइस मीडियम ऑफ टीचिंग, कई बार जैसे कई सारे हैं जिनको सिर्फ इंग्लिश ही समझ आती है। ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स आते हैं, जैसे साउथ इंडिया से कई बच्चे जुड़ते हैं, कर्नाटका से और तेलंगाना एंड ऑल, आंध्र प्रदेश, केरला। तो उनको हिंदी बहुत अच्छे से समझ में नहीं आती, तो वो चाहते हैं कि इंग्लिश में ही क्लास हो तो ज़्यादा अच्छा होगा ताकि हमें प्रॉपर समझ में आए। तो मीडियम ऑफ टीचिंग, अच्छा, जो यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश के हैं उनको लगता है कि यार हिंदी में हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हिंदी उनको समझ में आती है, इंग्लिश आती है बट उतनी नहीं आती। तो मीडियम ऑफ टीचिंग भी एक चैलेंज होता है, चुनौती के नाते हम ले सकते हैं। इसके अलावा डिसिप्लिन प्रॉब्लम, क्लासरूम में डिसिप्लिन को भी मैनेज करना आसान नहीं है, हर तरह के बच्चे हैं ना। और आज के टाइम पे तो देखो स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है, ज़्यादा आप स्टूडेंट को बोल भी नहीं सकते, क्योंकि स्टूडेंट के पास अपने कई तरह के अधिकार हैं इंक्लूडिंग लीगल राइट्स। तो स्टूडेंट को आप बहुत ज़्यादा बोल भी नहीं सकते, लिमिट से ही आपको बोलना है। तो क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन कराना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है टीचर्स के लिए, ठीक है? इसके अलावा गाइस इंडिविजुअल वेरिएशन, है ना? सभी बच्चे एक दूसरे से अलग हैं। क्लासरूम में अगर 50 लोग हैं तो 50 अलग हैं,
कोई मान लीजिए स्पेशली एबल्ड है, कोई मान लीजिए दिमाग से थोड़ा वीक है, लेकिन आपको क्लास में तो सबको लेके चलना है ना, तो टीचर्स के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो सभी को साथ लेकर चले, सभी को क्लास में मजा आए, समझ में आए, नॉलेज हो, है ना। अब गाइस हम लोग बेसिक नीड्स की बात करेंगे। टीचिंग में बेसिक नीड्स क्या होता है, यानी जब भी हम टीचिंग कराते हैं तो कुछ इसके बेसिक नीड्स हैं। जैसे आप देख सकते हो, एक तो टीचर, क्लासरूम में किन चीजों की आवश्यकता होती है, तो टीचर हो, स्टूडेंट हो, सब्जेक्ट हो और सुटेबल इन्वायरमेंट। ठीक है, ये चार चीजों का होना बड़ा आवश्यक है, तभी क्लासरूम चलेगा आपका। अगर क्लासरूम में टीचर ना हो, स्टूडेंट ना हो, सब्जेक्ट और सिलेबस ना हो और एक अच्छा पढ़ने का वातावरण ना हो, तो फिर क्लासरूम कहाँ से चलेगा। तो ये 5 जो पॉइंट्स है ना, ये क्लास में होगा ना, तभी आपका क्लास जो है सुचारू रूप से हम कह सकते हैं कि चल पाएगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ गाइज कुछ आधारभूत आवश्यकताओं की अगर हम बात करें, तो शिक्षण और अध्येता में व्यावसायिक गुण। ठीक है, कुछ ऐसे नीड्स हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग है, जैसे प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म का मतलब क्या होता है गाइज, कि टीचर और स्टूडेंट के बीच एक गैप होना, एक मिनिमल गैप होना बड़ा जरूरी है। अगर आप मान लेते हैं कि वैसे तो टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो रिलेशन है वो काफी फ्रेंडली होना चाहिए, बट उसके बावजूद एक मिनिमल गैप भी हो तो ज्यादा अच्छा है, यानी प्रोफेशनलिज्म, ताकि स्टूडेंट आपका मतलब आपके महत्व को समझे, ऐसा ना हो कि वो आपको पढ़ाने ही ना दे। ठीक है, इसके साथ ही साथ गाइज एक रिलेशन मेंटेन करना बच्चों के साथ, ताकि उनको जो है आपके क्लास में एक इंटरेस्ट आए, आनंद आए, वो आपके क्लास में पढ़ना चाहें। तो इस तरह की चीजें जो है ये बड़ी मतलब आवश्यक हम कह सकते हैं कि होती है। ठीक है, यानी ये टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स के नाते मैंने आपको बताया, ये शिक्षण के मतलब गुण हैं। ऐसा होता है, टीचिंग में इस तरह की चुनौतियां आती हैं और ये जो है कैरेक्टरिस्टिक्स के नाते हम इसको देखते हैं। अब एक पॉइंट आता है गाइज इसमें, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब क्या है गाइज, मूल्यांकन। आप सभी को पता है कि टीचिंग और लर्निंग के अंदर, टीचिंग लर्निंग जो एक प्रोसेस है, यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है गाइज इवैल्यूएशन। यानी आप पढ़ते हो, क्वेश्चन पूछते हो, रिस्पॉन्स देते हो, सब कुछ, लेकिन इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन। आपने कुछ भी पढ़ा, आपने कितना भी टाइम क्लासरूम में दिया, लेकिन गाइज जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है, आपका इवैल्यूएशन। क्योंकि इवैल्यूएशन मतलब एग्जाम, टेस्ट, जिसमें आपके मार्क्स आते हैं, उसी बेस पे पता लगेगा ना कि आपके लूप होल्स क्या हैं, क्या प्रॉब्लम है, या कहाँ पे टीचर को ज्यादा बल देने की आवश्यकता है, कहाँ इम्फेसाइज करना है। तो इवैल्यूएशन को ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म माना गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म माना गया है टीचिंग में। इसलिए आप देखते हो आज के टाइम पे कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन चलता है। पहले के टाइम पे एग्जाम एक साल में एक बार होता था, 2010 से पहले तक। 2010 से पहले तक भारत में जितने भी एग्जाम है, कॉलेज खास करके हायर एजुकेशन में आप देखिएगा, ग्रेजुएशन वगैरह में सेमेस्टर नहीं होता था। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एग्जाम आपका जून जुलाई तक होता था, साल में एक ही बार होता था। फिर सेकेंड ईयर का एग्जाम फिर अगले साल होगा, थर्ड ईयर होता था। मास्टर्स में भी ऐसे ही था, 2005-6 तक ये सब चला। फिर समय के साथ ये देखा गया कि यार एक साल में एक एग्जाम होता है, तो बच्चे क्या होते थे, मतलब कई बार पढ़ाई छोड़ भी देते थे, क्योंकि इतना लेट से एग्जाम होता था। अच्छा, एग्जाम भी टाइमली नहीं होता था, ऐसा नहीं था कि फरवरी मार्च में, जून जुलाई तक होता था। फिर अगले साल समय, कई बार एग्जाम 2-2 साल तक नहीं, मतलब काफी अनियमितता थी, इरेगुलरिटी जिसको आप कहते हो। तो स्टूडेंट्स का मन नहीं लगता था, भटकता था, क्योंकि समय पे एग्जाम भी नहीं होता। अब क्या हुआ कि गाइस समय कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन लाया गया 2009 ऑनवर्ड्स। नेशनल नॉलेज कमीशन, जो मैंने आपको बताया भी था, नेशनल नॉलेज कमीशन है ना, जो कि पीएम मनमोहन सिंह ने उसको बनाया था ना, एनकेसी। तो उसके रिकमेंडेशन पे चीजें थोड़ी बदली, इवैल्यूएशन को कॉन्टिन्यूअस कर दिया गया, मतलब डेली बेस पे। अब आप देखिएगा इस आज के टाइम पे जो क्लासरूम होता है ना, अब हर दिन कुछ ना कुछ एग्जाम है। कुछ नहीं है तो आपका मतलब सरप्राइज टेस्ट ही चल रहा है, ओरल टेस्ट चल रहा है, वाइवा चल रहा है। कुछ नहीं है तो मतलब कि पीपीटी बना के लाइए, असाइनमेंट लाइए, है ना, ऐसा ही होता है ना, चाहे स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, अब ऐसा ही होता है। डेली बेस पे आपको मैंने कुछ ना कुछ आपको असाइनमेंट चल रहा है, इवैल्यूएशन चल रहा है, ताकि आप साल भर मतलब इंगेज रहें। 365 दिन आपका एंगेजमेंट होता है, कुछ ना कुछ आप कर रहे होते हैं, एक भी दिन फ्री नहीं है आप। अगर आज के टाइम पे आप देखिएगा स्कूल कॉलेज में, तो कुछ ना कुछ काम आपके पास है हर दिन। ठीक है, तो इवैल्यूएशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि इससे क्या होता है ना, कि समय रहते हमें पता लग जाता है कि स्टूडेंट्स का क्या वीकनेस है और क्या स्ट्रेंथ है, और छात्र के ज्ञान का आकलन हम लोग कर पाते हैं। छात्र की रुचि का भी पता कर पाते हैं कि छात्र की रुचि किस में है, मैथमेटिक्स में है कि इंग्लिश में है, साइंस में है कि म्यूजिक में है ना।
तो ये चीज गाइस पता लगेगा कब, जब आप इवैल्यूएशन करोगे, उसकी प्रतिभा का आकलन करोगे, तो इसलिए ये बड़ा जरूरी है। इसके गाइस अगर हम थोड़े टाइप्स की बात करें कि मूल्यांकन के प्रकार, तो मुख्यतः गाइस मूल्यांकन के मतलब 4 प्रकार बोले गए हैं, जो मेन इसके 4 टाइप्स हैं। कौन कौन से? पहला है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, जिसको हिंदी में हम कहते हैं स्थापनन मूल्यांकन। दूसरा है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, हिंदी में कहते हैं निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन। तीसरा है समेटिव इवैल्यूएशन, जिसको हिंदी में कहते हैं योगात्मक या संकलनात्मक मूल्यांकन। और चौथा है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, जिसको हिंदी में कहते हैं निदानात्मक मूल्यांकन। तो ये 4 हमारे गाइस इवैल्यूएशन है, 4। जैसे पहला हमारा गाइस प्लेसमेंट। प्लेसमेंट मतलब क्या होता है? स्थापनन। ये क्या है? प्लेसमेंट समझते हैं आप? जैसे मान लीजिए कि आप कॉलेज में पढ़ते हो, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, बीटेक, एमटेक, बीबीए, एमबीए, बीएड, एमएड, व्हाटएवर, जो भी कोर्स आप करते हो, तो आप ये चाहते हो ना कि मेरा प्लेसमेंट हो जाए। प्लेसमेंट मतलब मेरा जॉब हो जाए। तो प्लेसमेंट क्या होता है? जब आप कॉलेज में पढ़ते हो और फाइनल ईयर में हो, जैसे ग्रेजुएशन में हो तो 3rd ईयर या 4th ईयर में, तो कई सारे कंपनीज आती है ना, वो इंटरव्यू कॉलेज कैंपस में ही कराती है, और समझ में आया तो आपको जॉब भी ऑफर कर देती है साथ के साथ। तो कई बार क्या होता है, पढ़ते पढ़ते आपका कुछ ना कुछ व्यवस्था हो जाता है, जॉब लग जाता है, होता है ना। खास करके ये टेक्निकल कॉलेजेस में ज्यादा है। हम लोग जिस कॉलेज में पढ़े हैं वहाँ थोड़ा कम है, लेकिन टेक्निकल कॉलेजेस या मैनेजमेंट कॉलेजेस में ये ज्यादा होता है प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट में क्या होता है गाइस, प्रारंभिक जांच करता है। मान लीजिए कि टाटा है या रिलायंस है या अडानी, कोई सा भी ग्रुप है, वो आपके कॉलेज आया और आप 3rd ईयर में हो, ग्रेजुएशन 3rd ईयर, तो वो क्या करता है, आकर के एक बेसिक आपसे कुछ इंटरेक्शन करता है, क्वेश्चन पूछता है, कुछ राइटिंग कराता है। अगर आप फिट बैठे तो वो आपको ऑफर कर देता है कि भाई आपके लिए मेरे पास ये पोजीशन खाली है, अगर आप चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से गाइस प्लेसमेंट अगर हम टीचिंग के पर्सपेक्टिव से देखें, तो टीचिंग के पर्सपेक्टिव से प्लेसमेंट क्या है? प्राथमिक मूल्यांकन। प्राथमिक मूल्यांकन मतलब जैसे मान लीजिए कि मैं आपको क्लास ले रहा हूं और ये मेरा पहला क्लास है। अब पहले क्लास में गाइस टीचर स्टूडेंट को नहीं जानता। पहले क्लास में टीचर स्टूडेंट को कहां से जानेगा? या मान लीजिए कि आप में से जिन लोगों का ये पहला क्लास है, तो पहले क्लास में आप मुझे नहीं जानते ना। तो ऐसे में क्या होता है कि ऐसा हम कर सकते हैं कि हम पहले क्लास में, खास करके जो हमारा पहला या दूसरा क्लास हो, जो इनिशियल क्लासेस है, वहां पे टीचर को ना स्टूडेंट से थोड़ा बातचीत करना चाहिए, उनका थोड़ा इंट्रो जानना चाहिए कि भाई वो कौन है, उनका इंटरेस्ट क्या है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या बैकग्राउंड है, क्या रिजल्ट्स रहे हैं, क्या मतलब फेवरेट एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। इससे क्या होता है ना कि टीचर को ना एक प्रारंभिक मूल्यांकन करने से ना उसको बच्चों का पता लग जाता है कि बच्चों का क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या एरिया ऑफ इंटरेस्ट और बच्चों का लेवल क्या है। अब मान लीजिएगा इसकी आप आईआईटी लेवल, आईआईटी में जाकर के बिल्कुल इजी चीजों को या सरल चीजों को पढ़ाएंगे तो कौन इंटरेस्ट लेगा? अगर आप आईआईटी लेवल का कोई स्टूडेंट जो आईआईटी लेवल, आईआईटी में मान लिया आईआईटीएन है, अब उसको जाकर के आप एबीसीडी पढ़ाएंगे तो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। और इसी के उलट मान लिया कि किसी ऐसे कॉलेज में आप जा रहे हो जहाँ पे बच्चे बहुत वीक हैं, वीक मतलब कि बहुत अच्छे नहीं है पढ़ाई में, वहां जाकर के आप बिल्कुल कैलकुलस और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और बायोनोमियल थ्योरम जो 12th का मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, तो उसको क्या समझ में आएगा? कुछ नहीं। वो अगले दिन से आपके क्लास में नहीं आएगा, देख के सोचेगा कहाँ भागे। तो ऐसे में गाइस ये टीचर के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो ऐसे में प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन क्या बोलता है कि प्रारंभिक प्रारंभिक मूल्यांकन, कि हमें इनिशियल ग्राउंड पे कुछ ना कुछ बच्चों के बारे में जानना चाहिए, ताकि उसके बाद आप क्लास लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से मुझे क्लास लेना है। और जाते के साथ बिना बच्चों को जाने अगर आप क्लास लोगे तो हो सकता है कि आप बुरी तरह फंस जाएं या बच्चे बच्चे आप में इंटरेस्ट ना लें। तो ये है प्लेसमेंट, जो शुरुआती स्तर पे मूल्यांकन हम लोग करते हैं। दूसरा है गाइस फॉर्मेटिव वैल्यूएशन। फॉर्मेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है और आज के टाइम पे बहुत रेलिवेंट भी है ना। रचनात्मक मूल्यांकन ये क्या है? जैसे आजकल देखते हैं डेली बेस पे जो एग्जाम होने लग गया, जैसे अभी क्लास चल रहा है, क्लास चलते चलते मैंने मान लीजिए आपसे 5 क्वेश्चन पूछ लिया नाम लेके कि हाँ भाई आप ये बताओ, आप ये बताओ। तो इसमें क्या होता है ना, जब आपको क्लास के दौरान जो आजकल टेस्ट हो रहा है उसके मार्क्स भी लग रहे हैं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी, हर जगह पे चल रहा है ये फॉर्मेटिव डेली बेस वाला। डेली बेस पे कुछ ना कुछ चल रहा है, असाइनमेंट एंड पीपीटी और स्लाइड एंड ऑल, उस बेस पे आपको कुछ ना कुछ मार्क्स भी मिल रहे हैं जो फाइनल्स में ऐड भी होते हैं। तो दैट इज कॉल्ड फॉर्मेटिव वैल्यूएशन। इससे क्या है ना कि हम 365 दिन एक्टिव रहते हैं। हम क्या है 365 डेज बिल्कुल एक्टिव मोड में रहते हैं हमें, क्योंकि हर दिन एग्जाम है ना, हर दिन एग्जाम है, हर दिन कुछ ना कुछ है, भले ही ओरल हो, वाइवा हो, या रिटर्न हो, या असाइनमेंट हो, कुछ हो, लेकिन हर दिन है। तो हम 365 दिन क्या है एक्टिव मतलब ऑन मोड में रहते हैं।
ठीक है जी, क्योंकि हमें पता है कि भाई एग्जाम है, कुछ ना कुछ करते रहना है, तो इससे क्या है बच्चों का विकास होता है और बच्चे में भटकाव कम आता, डिस्ट्रैक्शन कम आता है, वो पढ़ाई के प्रति समर्पित रहते हैं, ये इसका फायदा है। ठीक है, इसके फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसको इंटरनल्स भी कहते हैं ना। आप कहते हो ना सर मेरा इंटरनल चल रहा है, ये इंटरनल शुरू, तो इंटरनल इवैल्यूएशन, आंतरिक मूल्यांकन भी इसको कहते हैं किसी भाषा में। इसके साथ साथ गाइस ये बच्चों को सुधार करता है, क्योंकि टीचर को डेली बेस पे पता लगेगा कि भाई आप में क्या दिक्कत है, तो उसका फिर दवाई करेगा। मुझे ये पता लगे कि आपको क्या दिक्कत आ रही है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, तो उस हिसाब से मैं आपका ट्रीटमेंट करूंगा, है ना। इसके साथ ही साथ गाइज ये इससे क्या है कि बच्चों का प्रोग्रेस भी बड़ी तीव्र गति से होता है, और थ्रू आउट कोर्स ये चलता है, थ्रू आउट कोर्स। अगर 6 महीने का सेमेस्टर है तो 6 महीना में होता है 180 दिन, तो 180 दिन में 180 दिन आपका कुछ ना कुछ चलता रहता है। ठीक है, इसका फीडबैक भी त्वरित होता है, क्योंकि अभी क्लास चल रहा है, क्लास चलते चलते मैंने आपसे कुछ पूछ लिया तो फीडबैक भी तुरंत मिल जाता है ना, मुझे तुरंत इमीडिएटली पता लग जाएगा कि आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। तो ये बड़ा ही मतलब हम कह सकते हैं कि डायडेक्टिक है, बेनिफिशियल है, लाभप्रद है आज के समय में। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, इंटरनल इवैल्यूएशन, ठीक है, इसमें फीडबैक भी हमें इजीली मिल जाता है, ये इनफॉर्मल होता है ना, अनौपचारिक। क्योंकि गाइज फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के लिए कोई एडमिट कार्ड नहीं आता। जैसे जब आप सेमेस्टर एग्जाम में बैठते हो फाइनल्स में, तो आपका प्रॉपर एडमिट कार्ड आता है, प्रॉपर आपको क्लासरूम अलॉट होता है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज हैं, डेट आता है कि भाई इस डेट से। बट फॉर्मेटिव में तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना, ये तो इनफॉर्मल है, जब मन करा तब टीचर ने कुछ भी आपका छोटा सा वाइवा करा लिया, कुछ असाइनमेंट, तो बड़ा अनौपचारिक होता है, कभी भी हो सकता है, सरप्राइजिंगली भी हो सकता है। तो ये है फॉर्मेटिव, ये न्यूली एडेड है और बड़ा ही हम कह सकते हैं एफिशिएंट और इफेक्टिव। तीसरा है गाइस समेटिव इवैल्यूएशन। समेटिव मतलब योगात्मक या अंतिम मूल्यांकन, ये जस्ट फॉर्मेटिव का उल्टा है, जिसको आप फाइनल एग्जाम कहते हो ना, सेमेस्टर एग्जाम या एनुअल एग्जाम, जो 6 महीना में एक बार होता है, साल भर में एक बार, जिसको पास करने के बाद आप दूसरे क्लास में जाते हो। अगर आप फर्स्ट ईयर पास हो गए तो सेकेंड ईयर जाओगे तो प्रमोशन होता है फिर, तो समेटिव फाइनल इवैल्यूएशन। इसमें क्या है गाइस, एक ओवरऑल आइडिया लग जाता है भाई बच्चों को क्या नॉलेज है। समेटिव में एक ओवरऑल मतलब नॉलेज मिल जाता है कि बच्चों ने किस हद तक ज्ञान को ग्रहण किया है। ठीक है, और ये कोर्स के एंड में होता है। जैसे मान लीजिए 6 महीना आपने क्लास कर लिया, तो 6 महीने के बाद आपका ये होगा, साल भर के बाद होगा। देन गाइस चौथा होता है हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, निदानात्मक मूल्यांकन। डायग्नोज का मतलब क्या होता है, मैंने आपको रिसर्च में भी ये टर्म कई बार बोला, जब मैं आपको रिसर्च पढ़ा रहा था ये टर्म कई बार मैंने रिपीटेडली यूज किया, डायग्नोस्टिक। तो डायग्नोज मतलब क्या है गाइस, आपके अंदर की समस्या का पता करना, जैसे डॉक्टर्स करते हैं ना। आपके पेट में दर्द है, एक तो उसके दो तरीके, एक तो ये है कि आप मेडिकल शॉप पे गए, कोई सा भी दवाई रैंडम लिए, खा लिए, सो गए। एक होता है तरीका कि आप हॉस्पिटल जाते हो, डॉक्टर के पास, वो आपका पूरा टेस्ट करता है, 2-3 टेस्ट, उसमें पता लगता है भाई पेट में दर्द क्यों है। क्योंकि पेट में दर्द नॉर्मल भी हो सकता है, कई बार हो सकता है कुछ बड़ी बीमारी का संकेत हो। तो डायग्नोज करना, डायग्नोज मतलब जड़ से समस्या का पता करना, तो इस समस्या का जड़ कहाँ है, ये जो प्रॉब्लम है इसका जड़ कहाँ है। तो ऐसे ही टीचिंग में भी तो ये बच्चों को पता, मतलब टीचर्स के लिए बहुत जरूरी है कि ये पता करें बच्चों का जड़, कि मैंने क्या दिक्कत आ रही है, क्यों बच्चा फेल हो रहा है, क्यों स्टूडेंट का इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में, या उसको क्यों मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होता है जहां पे हम स्टूडेंट का मतलब समस्या का, वो बच्चा किस चीज में कमजोर है, उसका कारण क्या है। आपको मैथमेटिक्स से डर लगता है, पर लगता क्यों है, मैथमेटिक्स से डर लगता है ठीक बात है, पर डर का कारण क्या है। शायद ये भी हो सकता है कि कभी आपको किसी ने अच्छे से मैथमेटिक्स पढ़ाया ही नहीं, अगर किसी ने अच्छे से उसके फॉर्मूला बेसिक समझा दिया होता तो हो सकता है मैथमेटिक्स आपको बहुत अच्छा लगता, है ना। या आपको मान लो कोई सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता, तो उसका कारण ये नहीं हो सकता कि भाई आपका इंटरेस्ट, हो सकता है कि आपको कोई ऐसा व्यक्ति ही नहीं मिला जो आपको पढ़ा पाए। क्योंकि गाइस जब आप किसी चीज को समझ जाओगे ना, तो चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आपको उसका इंटरेस्ट आएगा ही आएगा। तो डायग्नोज करना कि प्रॉब्लम कहाँ है, इससे क्या है कि छात्रों को हो रही कठिनाइयों का भी हमें क्या होता है, पता लग जाता है कि भाई छात्रों को क्या कठिनाई है। ठीक है, इसमें गाइस दो टाइप्स होते हैं, अगर हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करें तो इसके दो टाइप्स हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। यानी क्वांटिटेटिव असेसमेंट और क्वालिटेटिव, जो मैंने आपको बोला भी था। तो क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है, जो रिटर्न, जिसमें मार्क्स बेस्ड होता है। जैसे हम लोग फाइनल एग्जाम देते हैं 100 मार्क्स, 200 मार्क्स, 300 मार्क्स, यूजीसी नेट की परीक्षा देते हो तो 300 मार्क्स का एग्जाम, तो नंबर बेस्ड है ना, आंकड़ा आधारित है।
कि भाई 300 में कितना लाओगे आप, जितना लाओगे उतना सिलेक्शन इससे और होगा। तो इसको कहते हैं क्वांटिटेटिव, है ना, यानी मात्रात्मक, जहां पे नंबर्स आ रहे हैं आपके। ठीक है जी। तो क्वांटिटेटिव असेसमेंट भी होता है, जैसे रिटन एग्जाम हो गया, वाइवा वॉचे हो गया, ओरल हो गया। ठीक है, तो इस तरह की चीजें, एक्सपेरिमेंट हो गया। और एक होता है क्वालिटेटिव असेसमेंट, जहां पे गाइस आपकी क्वालिटी देखी जाती है, जैसे इंटरव्यू। जब आपका इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू में क्या है, जब मान लीजिए आपका इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू में तो कोई रिटर्न तो होता नहीं, इंटरव्यू में क्या है, डिस्कशन होता है। जो पैनल होता है वो आपसे कॉन्टिन्यूअसली क्वेश्चन, मल्टीपल क्वेश्चंस पूछते हैं, उस आधार पे वो आपको असेस करते हैं कि ये इस पोस्ट के लिए सुटेबल है कि नहीं। ऐसे ही गाइस इंटरव्यू के अलावा मान लीजिए ऑब्जर्वेशन, कई बार हम ऑब्जर्व करते हैं स्टूडेंट्स को कि उसकी क्या एक्टिविटी है, उसके क्या एक्शंस है, उसका क्या बिहेवियर है, उसका क्या अप्रोच है, उसका क्या माइंडसेट है। तो ऑब्जर्वेशन के आधार पे भी हम उसको फिर मार्किंग करते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जो क्वालिटेटिव असेसमेंट, जहाँ पे नंबर्स नहीं दिए जाते, ग्रेडिंग्स होते हैं, ए बी सी, A+B+, तो ग्रेड्स होते हैं। और ये ऑब्जर्वेशन आधारित है, इंटरव्यू वगैरह जैसे हो गया। ठीक है, तो ये गाइस असेसमेंट है, यानी इवैल्यूएशन। और इवैल्यूएशन के ये हम कह सकते हैं कि चारों हमारे जो है प्रकार है ना, ये इवैल्यूएशन के क्या है, चारों हमारे प्रकार है। चाहे वो हमारा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हो, या हमारा मान लीजिए कि फॉर्मेटिव के अलावा प्लेसमेंट इवैल्यूएशन हो, या समेटिव इवैल्यूएशन हो, या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, ये चारों जो है प्रकार है, टाइप्स हैं इवैल्यूएशन के। इसमें गाइस एक और विषय आता है हमारा CBCS इवैल्यूएशन में ही। इवैल्यूएशन में ही एक टर्म आता है CBCS, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। अच्छा, अभी मैंने आपको क्या बोला कि 2009 से पहले हमारे देश में जो एजुकेशन सिस्टम था, उसमें साल में एक बार, इसको हम कहते थे एनुअल एग्जाम सिस्टम, एनुअल एग्जामिनेशन, साल में एक बार एग्जाम होता था। अब आप सोचिए, यानी साल भर कोई काम नहीं है, साल के अंत में यानी जून जुलाई में एक परीक्षा होती थी फर्स्ट ईयर की, फिर अगले साल जून जुलाई में सेकेंड ईयर, फिर अगले साल थर्ड ईयर, एक ही एग्जाम। तो इससे क्या होता था गाइस, अब आप सोचिए कि इतना फोकस रख पाना आसान है। कई बार तो एग्जाम लेट भी हो जाता था, जो एग्जाम जून में होना है वो दिसंबर में होता था। तो बच्चों में इतना पेशेंस तो नहीं होता ना कि एक साल, डेढ़ साल वेट करेंगे एग्जाम का। अच्छा, फायदा भी नहीं हो रहा था इससे, कई स्टूडेंट ड्रॉप आउट बीच में ही छोड़ देते थे पढ़ाई, सोचते थे यार कौन इतना वेट करेगा, छोड़ो, पढ़ाई ही छोड़ देते थे। तो ऐसे में गाइस नया एक सिस्टम आया जिसको CBCS कहते हैं, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। यानी एजुकेशन को थोड़ा अपडेट किया गया है, बहुत अपडेट किया गया है, थोड़ा क्या बहुत, यानी एजुकेशन का जो पैटर्न है, जो करिकुलम है, इसको बहुत हद तक मतलब बदल दिया गया है। इसका एक और कारण ये भी गाइस मालूम पड़ता है, जो कि आप देख सकते हो कि इंडिया में 68% स्कूल्स और 90% कॉलेजेस में हायर एजुकेशन का जो क्वालिटी था ना, वो बहुत मतलब पुअर था, पुअर या एवरेज लेवल, बिलो एवरेज आप कह सकते हो। ठीक है, जिसका कारण ये हुआ गाइस कि हमारे यहाँ से मैक्सिमम बैचलर्स डिग्री तो है बट जॉब पाने के लायक नहीं है। क्योंकि भारत में अब तो चलो बहुत टाइट हो गया सिस्टम, नैक, NBA, फेक मतलब कई सारे ऐसे बोर्ड्स आ गए गवर्नमेंट के, UGC के, जो ये आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई किसी मतलब गलत तरह से किसी को डिग्री ना मिले। हालांकि अभी भी ये सब चीज चल रहा है बट बहुत कम हुआ है। पहले तो बहुत आसान था डिग्री लेना। क्यों? क्योंकि गाइस एग्जाम होता था, एग्जाम से 2 दिन पहले मार्केट में गाइड बुक आ जाता था, साल भर कोई नहीं पढ़ता था। अगर परसों एग्जाम है तो एक हफ्ता पहले मैक्सिमम क्या होता है कि मार्केट में गाइड बुक आता था 50 रुपए का, उसको खरीदिए, उसको पढ़िए, वही सब क्वेश्चन आता था, जाके लिखिए, आ जाता था आपका 70%, 80%। तो ऐसे ही भारत में यही व्यवस्था चलती थी। अभी भी कई कुछ जगहों पे ये चलती है कि आपका अगर बैचलर, मान लीजिए ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर का एग्जाम है सेमेस्टर का, एक हफ्ता पहले मार्केट में गाइड आ जाता है, और क्वेश्चन भी उसी गाइड से आता है, आंसर भी आप उसी से रट लेते हो, लिख देते हो। तो नॉलेज तो नहीं होता ना, पास तो ही जाओगे, फर्स्ट डिवीजन भी हो जाओगे बट नॉलेज। तो इन चीजों पे अंकुश लगाने के लिए CBCS आया, ताकि पढ़ाई को गाइस थोपा ना जाए। एक होता है पढ़ाई को थोपना कि भाई हम थोप दिए आपके ऊपर कि आपको पढ़ना ही, एक होता है कि मजा लेके पढ़ना, इंटरेस्ट लेना कि नहीं यार मुझे पढ़ना है, मुझे आनंद आ रहा है, तो आनंद के साथ पढ़ना। तो CBCS लाया गया। इसमें क्या हुआ गाइस कि आपको चॉइस दिया गया कि भाई अपने चॉइस से पढ़ो। एक होता है कि नहीं आपको साइंस ही पढ़ना है, आपको फिजिक्स ऑनर्स ही करना है, आपको केमिस्ट्री ऑनर्स ही करना है, आपको बॉटनी ऑनर्स ही करना है। और एक होता है कि नहीं, आप चाहें तो आप हिंदी ऑनर्स भी कर सकते हो, संस्कृत भी पढ़ सकते हो, म्यूजिक भी पढ़ सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो अगर आपको आपके इंटरेस्ट का सब्जेक्ट बोला जाएगा ना तो वो ज्यादा उचित होता है। उसमें क्या होता है, बच्चा इंटरेस्ट लेता है और ज्यादा डेवलप, ज्यादा मतलब आगे भी बढ़ पाते हैं उस, क्योंकि आपका इंटरेस्ट एरिया का है ना वो।
तो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में क्या हुआ, एक तो ये हो गया कि आपको चॉइस मिलने लगा कि आप अपने चॉइस का सब्जेक्ट लो जो मन है। अब ये हो गया गाइस कि कोई साइंस का विद्यार्थी है बट उसको म्यूजिक पढ़ना है तो पढ़ सकता है, कोई हमारे आपके जैसा आर्ट्स का स्टूडेंट है, ह्यूमैनिटीज का है बट उसको मन है कि वो मैथमेटिक्स पढ़े तो पढ़ सकता है, केमिस्ट्री पढ़ने का मन है पढ़ सकता है, मतलब अपने सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग, कोई रोक टोक नहीं। तो ये एक अच्छी चीज। दूसरा गाइस क्रेडिट सिस्टम आ गया, यानी मतलब कि क्रेडिट बना दिया गया कि एक सब्जेक्ट को कितना घंटा आपको, यानी कितने घंटे का लेक्चर होना चाहिए, क्योंकि पहले तो कॉलेज में कई बार क्लास भी नहीं चलती थी। आपने एडमिशन ले लिया, एडमिशन लेने के बाद क्लास चली नहीं रही, डायरेक्ट एग्जाम देने जाते थे। कॉलेज में ऐसा ही होता था, स्कूल में तो फिर भी क्लासेस चलती थी, ये चलती है, कॉलेज में तो पहले क्लास भी कई बार नहीं चलता था, डायरेक्ट एग्जाम देने जाओ। तो इसको देखते हुए गाइज क्या कर दिया क्रेडिट सिस्टम, यानी मान लीजिए गाइज कि आप इंग्लिश ऑनर्स के हैं ना, तो इंग्लिश का जो पेपर चलेगा ना उसका एक प्रॉपर घंटा की भाई इतने घंटे की क्लास होनी ही चाहिए तभी आप एग्जाम दोगे। यानी जो टीचर्स हैं, जो प्रोफेसर हैं, उन पे ये दबाव है कि आप जो पेपर पढ़ा रहे हो उसमें कम से कम 30 घंटा, 40 घंटा, 25 घंटा, इतना का एक बना दिया गया कि आपका ये पेपर इतने घंटे का होगा, इतने घंटे का क्लास आपको इस सेमेस्टर में देना है, नहीं देने पे आप एग्जाम बच्चों का नहीं ले सकते। तो क्रेडिट सिस्टम ला दिया गया ताकि इससे टीचर्स पे भी एक आंसरेबल हो गए ना वो, कि मैंने अपने पेपर में इतने घंटे का क्लास लिया कि नहीं लिया, ये रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। पहले ये नहीं था, नहीं था तो कई बार क्लास होती भी नहीं थी, क्लास, बच्चे आते भी नहीं थे, टीचर भी नहीं पढ़ाते थे, कॉलेज में ये अक्सर देखा जाता था। इसके अलावा गाइस क्रेडिट में आपका लेक्चर, ट्यूटोरियल, यानी जो क्रेडिट कैलकुलेट होता है एग्जाम होने से पहले, ये कॉलेज का काम है कि वो क्रेडिट को कैलकुलेट करे कि इतने घंटे की क्लास हुई कि नहीं हुई, डाउट सेशन हुए कि नहीं हुए, प्रैक्टिकल हुआ कि नहीं हुआ, असाइनमेंट मिला कि नहीं मिला, ये सारी चीजें जब असेस होती है तब जाके एग्जाम अनाउंस होता है, तब जाके एग्जाम। मान लीजिए कि कोई टीचर है जो एब्सेंट है, उन्होंने क्लास नहीं ली, उनको 10 घंटा का क्लास लेना था, अब एक हफ्ता है तो एक हफ्ते में उनको लेना पड़ेगा, यानी वो अपना क्रेडिट जब तक कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक एग्जाम नहीं होगा, उनको कंप्लीट करना पड़ेगा सिलेबस और अपना लेक्चर आर जो है। इसकी विशेषताओं की अगर हम बात करें इसकी सीबीसीएस क्या है, तो ये कहीं ना कहीं हर जगह मान्य है, स्टेट, सेंट्रल, प्राइवेट, हर यूनिवर्सिटीज में ये मान्य है। इसमें कहीं 3 कोर्स होता है, बेसिक, इलेक्टिव और फाउंडेशन। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मैं इंग्लिश ऑनर्स हूं, तो मेरा बेसिक क्या हो गया, इंग्लिश, क्योंकि मैंने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा। फाउंडेशन क्या होता है गाइस, जैसे अब हो गया ना कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो फाउंडेशनल आपको आने ही चाहिए, जैसे मैथमेटिक्स, बेसिक कैलकुलेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, ये आना चाहिए सबको। थोड़ा बहुत बिजनेस स्किल सबको आना चाहिए, थोड़ा बहुत मैनेजमेंट सबको आना चाहिए, थोड़ा बहुत कंप्यूटर सबको आना चाहिए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट के हो आप। तो ऐसे में गाइस इसको क्या कहते हैं, बेसिक्स, फाउंडेशन। तो ये आपको मैंडेटरी कर दिया कि आप कोई भी सब्जेक्ट के हैं तो फाउंडेशन, आपको जो बेसिक कुछ भी सब्जेक्ट है वो पढ़ना है आपको, जैसे पर्यावरण, बेसिक कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स, मैनेजरियल स्किल्स, लीडरशिप क्वालिटी, ये सब। तो ये फाउंडेशन हो गया जो सबके लिए पढ़ना है। और तीसरा है इलेक्टिव, इलेक्टिव मतलब वैकल्पिक। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि अगर आप साइंस के विद्यार्थी हैं लेकिन आपका मन है कि आप लिटरेचर भी पढ़ें तो पढ़ सकते हैं, तो वही है इलेक्टिव, कि आपका मेन सब्जेक्ट के साथ साथ आपको एक इलेक्टिव का भी ऑप्शन आता है कि भाई कौन सा सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो अपने तो वो, तो इस तरह से 3 तरह के विषय आपको पढ़ने हैं। इससे क्या होता है कि आपका पेपर भी स्कोरिंग हो जाता है, रिजल्ट आपका अच्छा आ जाता है, काफी स्कोर आप कर पाते हो, है ना। अच्छा, दूसरी बात कि पहले परसेंटेज में आता था भाई, तो बच्चों के ऊपर पीयर प्रेशर बहुत होता था। अब क्या हो गया कि आपका जो रिजल्ट आता है वो ग्रेडिंग्स होते हैं, अब कोई फेल नहीं होता, सेटिस्फैक्ट्री, अनसेटिस्फैक्ट्री, पुअर, ऐसे करके टर्म यूज किए जाते हैं, रेदर कि बच्चों को फेल लिख देना या डिसमिस लिख देना, ऐसा नहीं लिखते। तो तो जो रिजल्ट्स में जो बनाने का तरीका है वो भी बहुत बदला है ताकि बच्चों पे कोई पीयर प्रेशर ना हो, है ना। पहले तो स्टूडेंट फेल होता था 10-12 में, आत्महत्या तक कर लेता था, आत्महत्या तक हो जाता था, पीयर प्रेशर इतना होता था, क्योंकि साथ का बच्चा टॉप कर गया और आप फेल कर गए, तो पीयर प्रेशर बहुत था। तो उसको लेकर के थोड़ा ये भी चेंज हुआ। इसके अलावा कहीं सेमेस्टर सिस्टम आया, तो ये कहा गया कि आपको कम से कम एक सेमेस्टर में 15 से 18 हफ्ता का क्लास चलना चाहिए। जैसे एक सेमेस्टर 6 महीना का होता है ना, एक सेमेस्टर कितना 6 मंथ्स का होता है, तो ये कहा गया कि 6 महीना में कम से कम 15 हफ्ता तो आपको क्लास चलाना ही है। यू आर कंपेल्ड टू टेक क्लासेस फॉर एटलीस्ट 15 वीक्स और 18 वीक्स, मिनिमम 15 वीक्स और मैक्सिमम 18 वीक्स। ठीक है, इसके साथ ही गाइस 90 टीचिंग डेज, यानी 90 दिन का क्लास आपको करना है, चाहे आप कैसे भी करें, छुट्टी उट्टी सब मैनेज करके। इसके अलावा क्रेडिट सिस्टम आ गया, ठीक है।
क्रेडिट सिस्टम, तो ये जैसे मैंने आपको बताया जो ट्यूटोरियल्स, लेक्चर, असाइनमेंट और क्रेडिट ट्रांसफर। अब क्या हुआ गाइस कि अगर आपने बीच में मान लो आपके फादर का प्रमोशन हो गया या आप किसी शहर में रहते हो, आपका शहर बदल गया, तो अब ये भी हो गया गाइस कि आप बीच में अगर आप किसी और शहर चले गए तो वहां के कॉलेज में भी आपका एडमिशन हो जाएगा बीच में ही। ऐसा नहीं होगा कि आपको स्टार्टिंग से एडमिशन लेना होगा। अगर मान लो कि आप ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में किसी और शहर चले गए तो आप वहां के भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो उसी बेस पे, तो क्रेडिट ट्रांसफर हो जाता है इजीली। ये सब भी नया व्यवस्था है। और कॉन्टिन्यूअस इवेल्युएशन, ये सब जो भी मैंने बताया, सतत मूल्यांकन, तो ये एक नया मतलब हम कह सकते हैं कि काफी मॉडिफिकेशन जो है हुआ है ना, काफी मॉडिफिकेशन जो है हुआ है सीबीसीएस के आने के बाद, कि आप अपने मनपसंद का सब्जेक्ट भी पढ़ ले रहे हो, फाउंडेशन पढ़ रहे हो तो थोड़ा जॉब वगैरह में भी मदद मिल जाती है, क्योंकि कंप्यूटर आ गया, बेसिक मैथमेटिक्स आ गया, कैलकुलेशन आ गया, ठीक है, पर्यावरण वगैरह ये सब फाउंडेशन में पढ़ लिया आपने, तो मिला जुला के कहीं ना कहीं आपको मतलब काफी मदद मिलती है, ठीक है। और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। अच्छा, पहले मार्क्स नहीं आते थे ज़्यादा, अब क्या है कि आप अपने इंटरेस्ट का सब्जेक्ट पढ़ते हो तो स्कोरिंग भी होता है, ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज ले आते हो आप, तो हर तरह से लाभ है। मज़े के साथ पढ़ते हो क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट है वही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उसी को आपने वैकल्पिक इलेक्टिव में चूज किया है, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इससे जो हमारा टीचिंग लर्निंग है वो इंटरेस्टिंग भी बना है ना। वो क्या बना है हमारा, इंटरेस्टिंग भी बना है, फनी भी बना है, और हमारा कहीं ना कहीं उससे काफी मतलब लाभ मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा देखा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा गाइस टीचिंग एप्टीट्यूड आज मैंने आपको बताया, जिसके जो बेसिक्स थे वो मैंने आपको बताया कि टीचिंग मतलब कि क्या है, और टीचिंग में किस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स इसके क्या है, इवैल्यूएशन क्या है, उसके क्या टाइप्स हैं, तो कई तरह की बातें मैंने आपको बताई जो बेसिकली टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित, ठीक है। इसके नोट्स भी मैं भेज दूंगा आपको ग्रुप पे, तो उसको आप देख लीजिएगा। बाकी आप में से किन्हीं को कुछ डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, किन्हीं को भी कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशंस है या कुछ भी पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो आप प्लीज बता सकते हैं मेरी तरफ से इतनी। सर, जैसे हम पढ़ते थे तो जहाँ भी योगात्मक मूल्यांकन मतलब सबमिटिव असेसमेंट होता है, तो वहाँ सेमेस्टर में जो एग्जाम होते हैं वो किस टाइप में आएंगे? सेमेस्टर समेटिव में आएगा अंकित सेमेस्टर जी। वाले एग्जाम। सेमेस्टर फाइनल एग्जाम है ना, जी। उसको पास करने के बाद आप सेकंड सेमेस्टर जी। में जाते हो, थर्ड में जाते हो, फोर्थ में जाते हो, तो प्रमोशन के लिए है वो, इसलिए समेटिव है, वो अंतिम मूल्यांकन में आएगा, क्योंकि वो कोर्स के एंड में हो रहा है ना, एट द एंड ऑफ द कोर्स हो रहा है, एट द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, तो कोर्स के अंत में हो रहा है, तो समेटिव, ठीक है। जी महोदय। शिवानी मैम कह रही महोदय, थी। एक चीज और, जी। हम्म। एक क्वेश्चन और, कि क्वालिटेटिव जो एग्जाम है उसमें कौन कौन से चीजें आती है? जैसे इंटरव्यू तो आया ही, क्या एमसीक्यू भी उसमें आएगा? देखिए, क्वालिटेटिव में वो सारी चीजें आएंगी जिसमें अंक नहीं होता, जिसमें ग्रेड्स होते हैं। क्वालिटेटिव में वो उस तरह का असेसमेंट होगा जो मतलब कि मौखिक तौर पे हम लोग लेते हैं, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बात करते करते मैंने आपके बिहेवियर को असेस किया, आपके बोलने के तरीके को मैंने असेस कर लिया कि आपका आपके शब्द का क्या चयन है, इसको कहते हैं क्वालिटेटिव, कि मैंने आपके गुणों की परख की। इसके जी उलट होता है प्रेजेंटेशन भी बोल सकते हैं ना। क्वांटिटेटिव, इसके उलट मतलब क्या है, जो जो मतलब नंबर बेस्ड है, जो जहाँ पे आपका प्रॉपर एक मार्क्स होता है, एक फॉर्मेलिटी होती है कि हाँ भाई 50 मार्क्स, 100 मार्क्स, 200 मार्क्स, तो वो क्वांटिटी है जहाँ पे आपके क्वांटिटी के आधार पे आपका इवेल्युएशन हो रहा है। पर क्वालिटी जी में प्रेजेंट मार्क्स मायने नहीं रखता, वहाँ आपका गुण, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स, आपका नॉलेज, ऑरेटरी स्किल्स, है ना, बिहेवियर, इन चीजों का के आधार पे मतलब आपका मूल्यांकन होता है। जी सर, सर, तो प्रेजेंटेशन में एमसीक्यू क्या आएगा? एमसीक्यू, किसमें आएगा? एमसीक्यू अगर मार्क्स बेस्ड है तो क्वांटिटेटिव आएगा, और एमसीक्यूज अगर नॉर्मल है, उसमें मार्क्स नहीं मिल रहे, बट उसके आधार पे बस आपका एक बिहेवियर या आपका नॉलेज, तो क्वालिटेटिव आएगा। डिपेंड करता है कि वो अंक आधारित है कि वो गुण आधारित है। अगर अंक आधारित है, उस मान लीजिए एमसीक्यू, तो यूजीसी नेट में भी एमसीक्यू ही आता है, बट उसमें मार्क्स है, एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स है, तो वो क्वांटिटेटिव हो गया। बट मान लीजिए कि मैंने आपको ऐसे ही गूगल फॉर्म भेज दिया, उस गूगल फॉर्म में मैंने 5-10 क्वेश्चन ऐसे ही सोशल बेस्ड क्वेश्चन पूछ दिए जिसके कोई मार्क्स नहीं है, ऐसे ही मैं इन्फॉर्मेशन के लिए भेजा है मैंने आपको। होता है ना आजकल कई रिसर्च हम करते हैं तो रिसर्च में गूगल फॉर्म शेयर होता है, मैंने मान लीजिए आपको गूगल फॉर्म शेयर किया, उसमें 5-10 क्वेश्चन ऐसे ही
डेली लाइफ के आधारित कुछ मैंने डाला, तो उसमें कोई इस पर मार्क्स नहीं है, बट उस बेस पे मेरे को आपके बारे में पता लग गया, तो क्वालिटेटिव है, डिपेंड करता है ना। इस प्रेजेंटेशन और स्किल बेस्ड टेस्ट लेते हैं ना, ये क्वालिटेटिव में आ जाएगा ना सर? हाँ, ये क्वालिटेटिव में आएगा, प्रेजेंटेशन वगैरह हो गया, क्योंकि पीपीटी वगैरह आप दिखाते हो तो क्वालिटेटिव हो गया ये। जी सर, सर धन्यवाद। किसी में ऐसा भी होता है कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों मेथड यूज़ होती है, ऐसा हाँ, होता होता है है। ना? अब आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में बैठते हो तो उसमें इंटरव्यू भी है और रिटर्न भी है। इंटरव्यू लास्ट में लिया जी, जाता है और रिटर्न भी है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है, क्वालिटेटिव पॉइंट दोनों मिला के आपका सिलेक्शन होता है ना। जी। तो जैसे हमारा यूजीसी नेट एग्ज़ाम है, तो यह क्वांटिटेटिव है। हाँ, ऑब्वियस सी बात है ना, मार्क्स बेस्ड है ना, आपका मार्क्स आता है, मार्क्स जी, ज्यादा जी, जी। लाइएगा तभी ना सिलेक्शन होगा आपका। मार्क्स ज्यादा जी, लाएंगे आप तभी तो सिलेक्शन होगा आपका, तो नंबर, आंकड़ा आधारित एग्जाम है ना, आंकड़ों पे आपका सिलेक्शन होगा, ना कि आपके बिहेवियर पे, ना कि आपके गुणों पे। आप बहुत अच्छे बिहेवियर है, आपका बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, लेकिन यूजीसी नेट में अच्छा स्कोर नहीं लाएंगे तो आपका हो जाएगा क्या? नहीं होगा, मार्क्स बेस्ड जी, है। जी। सर एक चीज़ और लास्ट, कि जैसे हम कभी परसेंटाइल मतलब वो परसेंटाइल किसमें आता है? एनसीबी किसमें आप कुछ कहते हैं नॉर्म बेस्ड, क्या कहते हैं उसे? नॉर्म बेस्ड असेसमेंट। नॉर्म नॉर्म तो नॉर्म वह रेफरेंस। जी, तो ये बचा हुआ है क्या पढ़ने को अभी? ये वो तो पढ़ने के लिए टीचिंग में है बचा ना, है क्या? नॉर्म नॉर्म और क्राइटेरिया क्राइटेरिया बेस्ड जो होता है, नॉर्म रेफरेंस और क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग ना। जी, तो हम तो अभी बताऊंगा। टीचिंग ही पढ़ रहे थे, मतलब कल पढ़ेंगे ऐसा? हाँ, बताऊंगा, तो दो टर्म है ना, बहुत आसान है वो तो, नॉर्म और क्राइटेरिया जी सर। बताऊंगा वो। जी सर, धन्यवाद। और कोई डाउट है तो बताइए। नो सर। क्लास हमारा 9:30 पे ही होना है, अभी थोड़ा मतलब